हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर पर। और आज आपका क्लास 10th का मैथ का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो आज जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस सभी क्वेश्चनों को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन देखा जाए तो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, अब क्वेश्चन देखा जाए तो जितने भी हैं आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये मॉडल पेपर है। ठीक है, तो मॉडल पेपर में आप पूरे अंत तक जरूर सभी क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस मॉडल पेपर का पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF को, देखिए यह 65 और 117 के HCF को कह रहा है कि 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। दो संख्या दिया हुआ है, दोनों संख्या में एक संख्या 65 है और दूसरी संख्या देखा जाए तो 117 है और इसके HCF। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 65 और 117 के HCF की बात करते हैं। देखिए 65 को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपका सम संख्या तो है नहीं, विषम संख्या, तो आपका ये 3 से कटेगा नहीं, सीधे आते हैं 5 से कटाएंगे इसको तो आपका 13 बचे 65 और 13 एक अभाज्य संख्या है, एक बार में कट जाएगा। और एक दूसरी संख्या बच रही है क्या, 117। क्या 117 जो दूसरी संख्या है, इसको आपका देखा जाए तो ये भी आपका क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या यानी कि 3 से हम पहले घटाएंगे तो 3 से देखा जाए तो 3 से 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 और 2 बचा यानी 27, तो 3 9 27। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 एक में 3 3 3 9, फिर इसको अभाज्य संख्या 13 है तो 13 एक बार में कट जाएगा। अब देखा जाए हमको HCF यानी कि 65 और 117, अगर हम इसका HCF निकालते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 13, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखा जाए तो हम 117 को चाहें तो लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 13, और इसमें जो कॉमन होता है संख्या वही HCF होती है। यानी कि इसमें हमारा कॉमन क्या निकल रहा है, 13 निकल रहा है, यानी कि 65 और 117 का HCF क्या होगा, का HCF आपका देखा जाए तो कितना होगा, 13 होगा। और यह 13 को कह रहा है ना कि इसके HCF को किस रूप में लिखा जा रहा है, तो 65P माइनस 117 के रूप में लिखा जा रहा है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, अब देखा जाए क्वेश्चन के अनुसार तो 65P क्या लिख सकते हैं, यहाँ से दिया हुआ है 65P माइनस 117, और इस यही है ना आपका, इसका HCF को इस रूप में, इसका HCF कितना आ गया है, 13, क्योंकि इसके रूप को इस प्रकार से लिखा जा रहा है। अब रही बात कि P अज्ञात राशि है और P का मान पूछ रहा है, तो इसमें हम P निकालेंगे तो इस माइनस वाले वैल्यू को उधर लेकर चले जाइए। अगर हम पक्षांतर करेंगे तो ये 65P इक्वल टू ये 13 और ये माइनस है तो पक्षांतर करेंगे तो 117 हो जाएगा। यानी 65P बराबर देखा जाए दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 10 30, यानी कि 130 होगा। यहाँ से हम P का मान निकालेंगे तो 130 क्या होगा आपका, देखा जाए तो 130 बटे में आपका 65 से इसको विभाजित करेंगे तो आपका 2 आएगा। यानी अज्ञात जो राशि आपका P है इसका मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, जिसके अनुसार आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो दूसरा कह रहा है कि 2 10 45 अंश। देखिए ये त्रिकोणमिति में आपका जितने भी थीटा का मान होते हैं, 0 30 45 60 90, आपको सभी त्रिकोणमिति अनुपात का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जबकि दिया हुआ है 2 10 45 अंश अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 अंश। देखिए इसको हल करने से पहले हमें चूंकि पता होना चाहिए कि tan 45 अंश का मान कितना होता है। देखिए tan 45 अंश की अगर हम बात करें तो tan 45 अंश का मान 1 होता है। अब इसमें आप मान को रख दीजिए। आप मान को जब रखेंगे, इसमें क्या मान रखेंगे तो 2 और tan 45 का मान 1 अपान 1 प्लस आपका tan स्क्वायर 45, और 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 2 का गुणा अगर 1 में करेंगे तो 2 होगा, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा। यानी 2 बाई आपका 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी कि ये कट जाएगा, आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कि आपका इसका वैल्यू देखा जाए तो धनात्मक में 1 आ रहा है, जिसके कारण आप ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका 15, 18 और 24 का लसा है। यानी ये तीन संख्या दिया हुआ है और तीनों संख्या का आपसे लसा पूछा जा रहा है। लसा निकालने के लिए आप देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि यानी कि आपका अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लीजिए। तो 15 को अगर हम तोड़ेंगे, क्या 15 को अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 5 15, और फिर आप 18 को करिए तो 18 छत्तीस 18, यानी कि आपका देखा जाए 2 3 6 और छत्तीस 18 हो जाएगा। फिर अगर 24 को हम तोड़ रहे हैं, क्या 24 को, तो 24 का 8 3 24 हो जाएगा। क्या 8 3 24, और 8 को पहले तोड़ दीजिए, यानी कि 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 8 हो गया, और 8 3 के 24, 3 से गुणा कर देंगे। चूंकि हम इसका एलसीएम अगर निकालें, क्या हम अगर इसका एलसीएम निकालें तो एलसीएम में क्या होता है आपका देखा जाए तो एलसीएम में इसमें जो कॉमन संख्या होती है जिसका अधिकतम पावर होता है, एलसीएम में अधिकतम पावर को लेते हैं और फिर एचसीएम में न्यूनतम पावर को, यानी कि इसको 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। और इसमें देखा जाए तो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 2 लिख सकते हैं। इसमें देखा जाए तो 2 कितना बार है, 3 बार, और फिर 3 कितना बार है, तो आपका एक ही बार है। क्या है, 3 एक ही बार है। चलिए हम अगर 2 को देखें तो 2 का अधिकतम पावर कितना है, आपका 2 का अधिकतम पावर यहाँ पे देखा जाए तो 3 है, यानी इसमें हम 2 के पावर 3 को लेंगे। ठीक है, उसके बाद से 3 देखा जाए तो 3 का अधिकतम पावर कितना है, 2 है, तो इसके 3 के अधिकतम पावर को ले लेंगे, और 5 देखा जाए तो उसका पावर 1 ही है। चलिए इसका आप क्या करिए, गुणन कीजिए। अगर गुणन करेंगे जितना गुणनफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब कि आप 8 करेंगे, और 3 का मतलब कि 3 3 9 और 5। चलिए 8 5 40, और 40 में 9 से गुणा करेंगे तो 4 9 36, यानी कि आपका आ जाएगा कितना, 360। यानी 15, 18 और 24 का एलसीएम निकाल रहे हैं अगर, तो 360 है, जिसके अनुसार आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, क्वेश्चन अगर समझ में आता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो कुछ विद्यार्थी इसमें उलझ जाएंगे। उलझने का कारण ये है कि आप ऐसे कटाने लगेंगे। क्या, कैसे कटाएंगे, तो आप कहीं ऐसे संख्या खोजेंगे कि दोनों को हम इस प्रकार से कटा दें कि ऊपर वाली संख्या भी कट जाए और आपका नीचे वाली संख्या भी कट जाए। तो ऐसे खोजेंगे इस प्रकार की संख्या को जिसको सरलतम रूप में लिखना होगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसके लिए हम एक फैक्ट आपको बता रहे हैं, इस प्रकार से आप जरूर कीजिएगा। जैसे क्या कीजिए, जैसे 148 है ना, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। क्या, 148 को अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। उसके बाद से नीचे वाले संख्या हर है कितना है, 185। पहले इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद से कैसे लिखा जाएगा उसके बाद से हम बताएंगे। चलिए इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए ये सम संख्या है तो 2 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा, यानी कि 7 दूना के 14 और फिर 2 चौके 8। फिर इसको 2 से कटा सकते हैं तो 2 3 6 2 7 14। अब देखिए ये आपका 37 जो संख्या है अभाज्य संख्या है, यह किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, तो हम इसको 37 से ही क्या करेंगे, कटा देंगे, कट गया। चलिए अब आते हैं, ये देखा जाए 185 जो संख्या है आपका विषम संख्या है, विषम संख्या, और यह किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से सीधे कटाते हैं। अगर 3 से नहीं कटा तो आपका 5 से, यानी कि हम 5 से इसको विभाजित करेंगे तो 5 3 15। उसके बाद से आपका कितना बच रहा है, 35 बच रहा है ना, तो 5 7 35, और 37 आपका अभाज्य संख्या है, तो 37 अभाज्य संख्या है तो एक बार में कट जाएगा। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अब इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं क्या, 148 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे आप 37 लिख सकते हैं। उसके बाद से 185 को क्या लिख सकते हैं, तो 185 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे कितना, 37। क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 37 लिख सकते हैं ना। चलिए 5 गुणे 37 लिख सकते हैं, तो पहले हम ये संख्या लिख लेते हैं 148 बटे में 185, यानी इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप अब समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, जब इस प्रकार से लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए। उसके बाद से हम देखें, क्या इसको थोड़ा छोटा कर देना कि आपको आप समझ भी लेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगा। चलिए इसको यहाँ, अब देखिए ये हम इसको क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम कटा सकते हैं।
आपका 37 से 37 कट जाएगा। अब तो कोई दूसरी संख्या देखा जाए तो कटने वाली संख्या है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होगा और फिर आपका 5, यानी कि इसको अगर छोटा संख्या या सरलतम रूप देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4/5 आएगा, जिसके अनुसार ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप अगर कोई भी अगर संख्या दे भिन्न के रूप में और उसका सरलतम पूछे तो आप यही उपाय निकालिएगा, जिससे आप किसी प्रकार का कोई मतलब की प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। लेकिन अगर ऐसे तोड़ने लगेंगे, खोजने लगेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा और इससे आपका समय भी कम बचेगा, यानी कि समय कम लगेगा। उसके बाद से आपका जो भी करेक्ट आंसर है, आंसर जो होगा वो करेक्ट आएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 5 नंबर कह रहा है कि पी के किस मान के लिए, क्या, पी के किस मान के लिए आपका देखा जाए तो कह रहा है कि समीकरण 3x क्या है, -y + 8 = 0 और 6x - py = आपका 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समपाती कब होती हैं, यानी समपाती का मतलब एक ही रेखा के ऊपर और भी रेखाएं क्या होंगी, स्थित होंगी। एक ही रेखा के ऊपर चढ़ करके क्या होती हैं, स्थित होती हैं, जिससे हमको पता नहीं चलता है कि उस पर कितनी रेखाएं स्थित हैं। इस प्रकार की रेखाओं को समपाती बोलते हैं। और समपाती रेखा होने के लिए हमारा प्रतिबंध होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये हमारा क्या होता है, प्रतिबंध होता है। क्या होता है, यही ना प्रतिबंध होता है समपाती के लिए। चलिए, चूंकि रेखाएं क्या है, समपाती हैं, तो लिखेंगे हम चूंकि रेखाएं समपाती हैं, क्या, चूंकि रेखाएं समपाती हैं, इसलिए जब समपाती हैं तो हमारा प्रतिबंध ये होगा। चलिए हम समीकरण 1 से a1 b1 c1 का मान निकालते हैं। अगर समीकरण 1 से हम a1 b1 c1 का मान निकालते हैं तो आपका a1 बराबर क्या होगा, क्या, आपका a1 बराबर क्या होगा, x का गुणांक यानी कि 3। b1 की बात करें तो y का गुणांक किन के अनुसार, तो -1। और c1 की बात करते तो कितना हो जाएगा आपका, देखा जाए तो ये बराबर में दिया हुआ है तो इसको भी बराबर लेकर आएंगे तो -8 हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों समीकरणों को एक समान तुलना करते हैं। अब दूसरे समीकरण की बात करें, दूसरे समीकरण से हम क्या करते हैं, a2 b2 c2 का मान निकालेंगे। अगर दूसरे से a2 b2 c2 का मान निकालते हैं तो यहाँ से देखा जाए, क्या, यहाँ से देखा जाए तो आपका क्या आएगा, चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, समझिएगा। तो यहाँ से अगर हम a2 b2 c2 का मान निकालते हैं तो a2 = चिन्ह के अनुसार 6, b2 = तो -p और आपका c2 = देखा जाए तो 16। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हमें तो p का मान निकालना है तो क्या करते हैं, हम इन दोनों पदों में ही हम तुलना कर देते हैं। ठीक है, तुलना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a1/a2 = b1/b2। मान रखिए, यहाँ हम अगर मान रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, अगर हम मान रख रहे हैं यहाँ पे तो a1 का मान 3 है, उसके बाद से a2 की बात करें तो 6 = आपका देखा जाए तो फिर b1 का मान -1 और फिर b2 का मान देखा जाए तो माइनस में आपका p, माइनस में क्या होगा आपका p होगा। चलिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 × 3, 3 दूना के 6। अब तिर्यक गुणा कीजिए तो आप तिर्यक जब गुणा करेंगे तो p का 1 में p हो जाएगा बराबर, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2। p का मान कितना आ रहा है, 2, यानी जो आपका इसमें अज्ञात राशि p है, p का मान कितना आ रहा है, धनात्मक 2, यानी कि +2 आ रहा है, जिसके अनुसार बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, और 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि यदि 3x + 2y क्या 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = क्या है 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान क्या होगा। उसमें समपाती था, इसमें देखा जाए तो क्या है, समांतर है। अच्छा, समांतर रेखा होती है जो, तो इनका कोई हल नहीं होता है, क्या, इनका कोई हल नहीं होता है। चलिए तो हम पहले क्या करते हैं, तुलना करके समीकरण 1 और 2 की a1 b1 और फिर a2 b2 c2 का मान निकाल लेते हैं। यहाँ समीकरण 1 से देखा जाए, ये समीकरण 1 से तो हमारा a1 का मान क्या होगा, x का गुणांक 3 होगा। b1 की बात करें
तो आपका y का गुणांक यानी कि 2 क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। उसके बाद से अगर c1 की बात करें तो आपका 2 हो जाएगा। देखिए ये पक्षांतर करके रखा हुआ है 2 को c का मान, लेकिन इसमें नहीं, तो इसको हम पक्षांतर अपने मन से कर देंगे, इसको लेकर आएंगे तो -1 हो जाएगा। चलिए अब a2 b2 समीकरण 2 से, तो a2 की अगर बात करें तो a2 की बात करें तो x का गुणांक 2, b2 की बात करें तो y का गुणांक 5, और c2 की बात करें तो हम इसको पक्षांतर किए हैं तो -1 आया ना, -1। हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकाल लिया। चूंकि कह रहा है कि रेखाएं कैसी हैं तो समांतर हैं। चूंकि जब रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, क्या, जब रेखाएं समांतर होती हैं, क्या, रेखाएं समांतर हैं, ठीक है, समांतर रेखा है, तो समांतर रेखा है, तो समांतर के लिए हमारा प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये होता है ना। चलिए अब हम क्या करें, तुलना करें। हमारा देखा जाए तो p का मान निकालना है, तो फिर हम इन दोनों पदों में ही तुलना कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, फर्स्ट वाले 2 पदों में तुलना कर दे रहे हैं। अगर तुलना करके मान रखें तो 2 क्या हो जाएगा, 3/2 बराबर b1/b2 यानी कि 2p और v2 का मान 5। तिर्यक गुणा कीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो आपका यहाँ से देखा जाए तो 4p और 5 3 15, यानी कि p बराबर यहाँ से देखा जाए तो 15/4 आ रहा है। क्या, 15/4, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो 7 नंबर क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से यदि 15 cot थीटा इक्वल टू 8 तो साइन थीटा का मान होगा। साइन थीटा का मान पूछा जा रहा है। चलिए चूंकि देखें अगर, तो हमसे क्वेश्चन है क्या, 15 cot थीटा इक्वल टू 8, यहाँ से हम केवल cot थीटा का मान निकालते हैं तो आ जाएगा आपका 8/15, और काट का भुजाओं में अगर अनुपात की बात करें तो क्या होता है, आपका आधार बटे लंब होता है ना, आधार बटे लंब। यानी यहाँ से देखा जाए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि ये हमारा देखा जाए तो क्या है, समकोण त्रिभुज में ये लागू होता है ना, त्रिकोणमिति है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, और इस समकोण त्रिभुज का कुछ नाम दे दीजिए, ABC। चलिए इस थीटा के सापेक्ष ये बात किया जा रहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, आपका लंब होती है, और सबसे बड़ी जो भुजा होती है आपका सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा होती है, यानी कि ये हमारा कर्ण होगा। बचा हुआ भुजा हमारा देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। क्या, आधार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से देखिए क्या क्या दिया है, यहाँ से देखा जाए तो इसका थीटा बराबर, यानी कि आपका आधार का मान क्या दिया हुआ है, आधार का मान 8 और लंब का मान 15 दिया हुआ है। यानी आधार का मान देखा जाए तो आपका 8 और लंब का मान कितना दिया हुआ है, 15। यानी यहाँ से देखा जाए तो हमको कर्ण का मान ज्ञात करना होगा। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज ही, तो हम त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, क्या, त्रिभुज ABC में हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि आपका AC का स्क्वायर इक्वल टू आपका AB का स्क्वायर प्लस क्या होता है, BC का स्क्वायर, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना कहते हैं। चलिए यहाँ अब जब देखा जाए तो लंब का मान हमें पता है, आधार का मान पता है, मान को रखिए। यहाँ से AB यानी कि 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस BC देखा जाए तो कितना है, 15, यानी इसका स्क्वायर, तो 8 का कितना स्क्वायर, तो 14, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और दोनों को जोड़ेंगे ना तो आपका कितना आ जाएगा, 5 4 9 6 2 8, 289। ये है AC स्क्वायर के बराबर। लेकिन हमें तो AC पता करना है, AC, तो AC के लिए आप क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। यानी यहाँ से अगर AC निकालेंगे तो रूट में 289 और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा।
यानी कि कर्ण का मान हम कितना निकाल चुके हैं 17। और हमसे पूछ क्या रहा है साइन थीटा, क्या पूछ रहा है साइन थीटा। इसलिए अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा का कहें कि सर बताओ कि साइन थीटा का भुजा में अनुपात क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अब इतनी छोटी छोटी बातें क्यों हमसे कर रहे हैं। तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, और लंब का मान हमारा देखा जाए तो कितना है 15 और कर्ण का मान कितना है हम निकाल चुके हैं 17। यानी कि आपका 15/17 जो आ रहा है, जो कि देखा जाए तो हमारा डी ऑप्शन दिया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन आपका 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो त्रिभुज से है, और त्रिभुज से क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि त्रिभुज ए बी सी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं तथा ए बराबर 75 अंश और y बराबर आपका देखा जाए तो 57 अंश हो तो c का मान होगा। यहां समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है, क्या समरूप त्रिभुज। तो हम क्या करेंगे दो समरूप त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। चलिए हम देखें यहाँ तो दो समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है, किसकी दो समरूप त्रिभुज की। तो दो हम समरूप त्रिभुज क्या कर लेंगे बना लेंगे। चलिए अगर हम दो समरूप त्रिभुज अगर हम बना लें, क्या दो समरूप त्रिभुज बना लें, तो दो समरूप त्रिभुज तो कहीं नहीं चल रहा है, दो समरूप त्रिभुज हमने बना लिया जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। चलिए हम त्रिभुज का नाम देते हैं। कह रहा है कि पहला त्रिभुज क्या है आपका ए बी सी, क्या ए बी सी। चलिए हम ए बी और सी, उसके बाद से दूसरा जो है समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड, जैसे इसका नाम दिया है उसी प्रकार से इसको भी देंगे एक्स वाई और जेड। चलिए दोनों हम समरूप त्रिभुज तो बना चुके हैं। अब कह रहा है कि तथा कोण ए बराबर 75 अंश है। कोण ए का मान कितना है, तो आपका देखा जाए तो ये आपका 75 अंश है। उसके बाद से कोण y कह रहा है, यानी ये कोण कितना है, तो आपका 57 अंश है। फिर आपसे पूछ पूछा जा रहा है कि c का मान, यानी कि कोण जो है c का मान आपसे पूछा जा रहा है, ये कोण आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कोण c का मान। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखा जाए कि आपका त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज आपका एक्स वाई जेड दोनों समरूप है। देखिए ये समरूप त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि आप इसको कैसा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी सी आपका समरूप त्रिभुज है, क्या आपका एक्स वाई जेड। अच्छा जब समरूप त्रिभुज दोनों है तो संगत कोण भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि यही रूल होता है। इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए का संगत कोण कोण एक्स होगा, क्या होगा कोण एक्स होगा। अच्छा कोण ए का मान 75 है, तो फिर इसका भी मान क्या होगा 75, क्योंकि यह संगत कोण है। तो एक्स का भी मान हमें पता चल गया, यानी x का मान भी हमें कोण ए से कितना पता चल गया 75। क्यों पता चल गया, क्योंकि यह समरूप त्रिभुज थे और दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो इसके संगत कोण भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। बहुत बढ़िया। अब देखा जाए कोण y दिया है, और कोण y का संगत कोण क्या होगा, कोण b होगा ना। अब देखिए तो कोण b का संगत कोण हमारा कोण y होगा, और कोण y का मान कितना दिया हुआ 57। तो हमारा कोण बी का भी तो मान 57 होगा, कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 57। और हमसे कोण सी पूछा जा रहा है, क्या सी पूछा जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा त्रिभुज ए बी सी क्या है त्रिभुज है, ए बी सी हमारा त्रिभुज है, तो इसके तीनों अंतः कोणों का अगर मान हम निकालेंगे योग करेंगे तो कितना होता है 180 अंश। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, अगर तीनों का योग करेंगे तो कितने के बराबर होगा 180 अंश का। मान को रखिए, ए का मान 75, बी का मान 57 प्लस कोण सी का मान हमसे पूछा जा रहा है। चलिए हम इन दोनों को उधर जोड़ करके पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं, हम जोड़ करके और दोनों को पक्षांतर करते हैं। हम दोनों को अगर पक्षांतर करेंगे जोड़ करके तो क्या आएगा, देखिए 7 5 आपका 12 हो जाएगा, फिर 7 5 12, 12 1 13,
प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। यहाँ से कोण सी का मान अगर निकालते हैं, कोण सी का, तो 180 और 132 पर स्थानांतर कर दीजिए, तो आपका कितना जाएगा कोण सी का मान? कोण सी का मान 10 में से 2 जाएगा तो आपका 8, उसके बाद से 13, यानी कि यहाँ हो गया 17, 17 में से 13 4 17, यानी कि 48 आ रहा है। कितना आ रहा है? 48 अंश आ रहा है। किसका? कोण सी का मान। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया होगा वीडियो तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर। कह रहा है कि बिंदु M जिसका निर्देशांक क्या है -3 और 4 की मूल बिंदु से दूरी। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि किसी भी बिंदु का अगर मूल बिंदु से हम अगर क्या करते हैं, बीच की दूरी निकालते हैं, मूल बिंदु और किसी अन्य बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं, तो क्या होता है? रूट में आपका क्या होता है? रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। यह किसका प्रॉब्लम है? तो मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, यही होती है ना। चलिए तो ये आपका होता है, तो हम x1 y1 यही हमारा क्या हो जाएगा? x1 होगा और ये y1 होगा। मान को रखिए, यहाँ से हम x1 की बात करें तो माइनस में आपका 3, और y1 की बात करें तो कितना है आपका 4 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ गया। और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप कहेंगे कि 5, और यह मात्रक में दिया जाता है, जबकि इसमें मात्रक अब नहीं दे रहा है, पहले देता था। चलिए, यानी कि इसके अनुसार देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि बिंदुओं -2 6 और फिर कह रहा है कि -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। दोनों बिंदु को मिलाने वाले मध्य बिंदु के रेखाखंड, यानी कि आपका कोई रेखाखंड है, समझिए ऐसे मान लीजिए कि ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु, यानी कि ए भी क्या है आपका? देखा जाए तो रेखाखंड है। चलिए, ए का निर्देशांक दिया है आपका -2 6, और बी का निर्देशांक देखा जाए तो दिया है -2 और 10। ये आपका ए बी क्या है? रेखाखंड है। और इस रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। क्या? इसका मध्य बिंदु जो होगा, इस मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। जैसे हम बनाने के अनुसार बता दें कि इसको मान लीजिए कि P है, और P जो है आपका इसी का निर्देशांक पूछ रहा है। चलिए हम मान ले रहे हैं कि इसका निर्देशांक क्या है? XY है। क्या है? XY। चलिए, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? क्योंकि हम बात करें कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है आपका XY बराबर क्या होता है? x1 प्लस आपका x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2 होता है। चलिए, आप मान को रखिए, ये आपका x1 हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 और ये हो जाएगा y2। अगर हम मान को रखते हैं तो यह xy बराबर क्या आ जाएगा? x1 की बात करें तो -2 प्लस आपका, और x2 की बात करें तो यह भी -2 ही है, और इसका बटे क्या हो जाएगा? 2। y1 यानी कि 6 प्लस y2 की बात करें तो 10, और इसका बटे 2 हो जाएगा। देखिए, ये भी -2 और ये भी -2, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो -4/2 हो जाएगा, और 6 10 16 क्या हो जाएगा? 16/2। इसको काटेंगे तो 2 दूना के 4, यानी कि -2 और 2 8 16, यानी कि 8। कितना आ रहा है आपका? XY का जो निर्देशांक आ रहा है -2 8 आ रहा है, जिसके अनुसार देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज
क्या है समबाहु, मतलब कि जिसकी तीनों भुजा क्या हो आपस में बराबर हो। त्रिभुज ए बी सी में यदि एडी लंब क्या है बीसी, ये लंब यहाँ पे छूटा हुआ है, एडी लंब बीसी हो तो एडी स्क्वायर बराबर होगा। आपसे एडी स्क्वायर के मान पूछा जा रहा है कि बताइए कि एडी स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया, हम क्या पहले बनाते हैं, क्या समबाहु त्रिभुज, क्या बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर हम बनाते हैं तो समबाहु त्रिभुज को पहले आप बना लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपका देखा जाए तो हमने समबाहु त्रिभुज बना दिया ए बी सी। फिर कह रहा है कि एडी जो है लंब है बीसी पर, एडी जो है लंब है बीसी पर, यानी कि इस बीसी पर लंब डाला जा रहा है। क्या बीसी पर आपका लंब डाला जा रहा है। चलिए लंब भी डाल दीजिए, यानी कि जब अगर हम क्या करते हैं लंब डालते हैं किससे, तो बिंदु ए से, किस पर, तो भुजा बीसी पर, तभी तो हमारा बीसी पर लंब होगा। चलिए हमने डाल दिया लंब। क्या यहाँ पे देखा जाए तो भुजा, ये सब क्या आ गया है, चलिए हम लंब डालते हैं कहाँ से, ए से, अरे भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए ए से भुजा बीसी पर लंब कर रहा है, हमने डाल दिया। और ये जो यहाँ पे डाला जा रहा है लंब, ये पॉइंट को डी, यानी कि एडी लंब बीसी हो गया। अब देखा जाए तो जब लंब है तो हमारा यह भी कोण 90 अंश का होगा और फिर यह भी कोण क्या होगा 90 अंश होगा, यानी कि ये भी त्रिभुज समकोण और ये भी त्रिभुज समकोण। तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि देखा जाए चूंकि त्रिभुज ए डी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। बहुत बढ़िया। अच्छा समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ठीक है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से इसमें हम क्या कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लागू कर रहे हैं इस त्रिभुज में एडीसी में। बहुत बढ़िया। तो हम AC का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल टू देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि इसको पहले हिंदी में लिख देते ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना होना, तो फिर बहुत विद्यार्थी थोड़ा सा कष्ट में आ जाएंगे, जो कि हम यही नहीं चाहते हैं कि कोई विद्यार्थी कष्ट में हो, ठीक है। चलिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है ना। तो हम कर्ण की बात करें तो AC, और फिर आपका यह क्या लिखा जा सकता है AC, लंब क्या है आपका AD, लंब आपका AD है ना, तो AD का स्क्वायर प्लस आपका आधार क्या है आपका CD का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका जो त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। अच्छा समबाहु त्रिभुज में अगर किसी भी शीर्ष से अगर सम्मुख भुजा पे आप लंब डालेंगे तो उस भुजा को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देगा लंब। यानी कि ये जो लंब है BC पे जो पड़ा है, यानी ये आपका CD और BD का मान जो होगा आपस में बराबर होगा, क्योंकि जब समबाहु त्रिभुज में हम लंब डालते हैं तो दोनों, यानी कि आधार वाली भुजा को यह लंब दोनों साइड बराबर हिस्सा में बांट देता है। यानी कि इस BC जो होगा क्या हमारा देखा जाए तो BC जो होगा क्या, BC यह बट गया किसमें किसमें, तो 2 हिस्सा में। यानी कि BC जो है आपका BC भुजा, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि BD बराबर हम CD भी लिख सकते हैं, BD बराबर CD, ठीक है। या इसको चाहें तो हम BC/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BC/2 भी लिख सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से देखा जाए तो हमें मान निकालना है क्या, यहाँ से देखा जाए तो CD का यहाँ से मान निकाला जाए।
ठीक है। तो चूंकि हम देखें यहाँ सी डी बराबर लिख सकते हैं क्या, सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी डी अपान टू, क्या बी डी अपान टू, क्या लिख सकते हैं सी डी बराबर बी सी अपान टू ना, बी सी अपान टू, ठीक है, ये हो जाएगा बी सी अपान टू। इससे पहले हमें ये पता है कि ये समबाहु त्रिभुज है, यानी एसी भुजा किसके बराबर होगा, बीसी के, यानी एसी जो भुजा हुआ है किसके बराबर है, तो बीसी के, ठीक है। अब इसलिए हम यहाँ से देखें, इसलिए यहाँ से देखें तो हमारा जो बीसी होगा, ठीक है, बीसी, बीसी किसके बराबर है, तो आपका बीसी को हम लिख सकते हैं क्या, 2CD लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ से हम क्या CD बराबर BC भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम BC का मान ही क्या कर सकते हैं, AC, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए थोड़ा सा, यहाँ CD बराबर हम लिख सकते हैं BC, CD बराबर BC अपान 2 लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से हम इसको देखें तो चूंकि हमारा ये समबाहु त्रिभुज है तो AC भुजा बराबर किससे होगा, BC के, AC भुजा जो होगा वो BC के बराबर होगा, तो हम BC को भी चाहे तो AC लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ CD बराबर AC, BC को क्या लिख सकते हैं, AC अपान 2 लिख सकते हैं। यहाँ से अगर AC भुजा का मान निकालेंगे, AC भुजा का मान निकालेंगे तो आप AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें 2D लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2CD क्या लिख सकते हैं, 2CD लिख सकते हैं। यहाँ बस इतना ही हमको ध्यान में देना था, बहुत बढ़िया। यानी कि ये चीज हम निकाल चुके हैं, AC बराबर 2CD, AC बराबर 2CD हम निकाल चुके हैं। जब हम AC बराबर 2CD निकाल चुके हैं तो थोड़ा आप अब इसमें आइए, ये पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ से हमसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर पूछ रहा है ना। चलिए यहाँ से पहले AD निकालिए, तो AD का स्क्वायर जब निकालेंगे तो फिर इसको इधर पक्षांतर करना होगा, तो हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब हम AC का मान यहाँ निकाल चुके हैं क्या, 2CD, क्या निकाल चुके हैं, 2CD, तो हम यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं AD का स्क्वायर, AC का मान क्या निकाले हैं, 2CD, AC की जगह पे 2CD, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे माइनस CD का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4CD स्क्वायर और माइनस CD स्क्वायर। अच्छा 4CD स्क्वायर में से हम CD स्क्वायर घटाएंगे तो आपका 3CD स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3CD स्क्वायर, CD स्क्वायर, क्या 3CD स्क्वायर, जो कि ऑप्शन देखिए D दिया हुआ है, ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, D करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ये बात आपको समझना है, ये पॉइंट अगर यहाँ पे समझ रहे हैं तो यहाँ से पॉइंट आपको यहाँ ले आकर के रख देना है, क्या कर देना है, रख देना है। फिर से इसको हम समझाना चाहेंगे, आपका देखिए CD जो है यह किसके होगा, BD अपान 2 के, CD होगा BC अपान 2 के बराबर होगा, यहाँ से यहाँ का बटा 2 करेंगे तो आधा भाग में बढ़ जाएगा। अब रही बात की BC जो भुजा है आपका यहाँ से यहाँ तक सभी हमारा भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो BC के जगह पे ये जो BC है यह जो बराबर है सब तीनों, तो हम AC रख सकते हैं, तो BC के जगह पे हम यही AC रखे हैं, और यह AC जब रख दिए हैं तो इस 2 से हम इसमें गुणा करेंगे तो AC का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि आपका AC का वैल्यू यहाँ पे रख दिया गया है। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो 12 नंबर, त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः, आपका त्रिभुज दिया हुआ है क्रमशः 7 5 5 7 और -3 है। यदि BC का मध्य बिंदु D है तो AD की माप होगी, AD भुजा की ये माप पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, क्या त्रिभुज, और ये कैसा त्रिभुज है, तो त्रिभुज हमें पता नहीं है कि ये कैसा है। चलिए हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, चलिए इस त्रिभुज का नाम दे देंगे, इस त्रिभुज का नाम दे रहे हैं ABC, और इसके शीर्षों के निर्देशांक, A का निर्देशांक क्या है, तो 7 5, और B का क्या है आपका देखा जाए तो B का देखा जाए तो 5 है 7 है, और C का जो निर्देशांक है -3 और 3 है।
और उसके बाद क्या हो रहा है कि यदि आपका BC का मध्य बिंदु, क्या ये BC का मध्य बिंदु, ठीक है, इसका निर्देशांक को हम इधर साइड में लिखते हैं। इसका निर्देशांक जो है क्या है, B का 5 7। अब कह रहा है क्वेश्चन कि यदि BC का, यानी कि BC का मध्य बिंदु D है, ये पॉइंट D है, ठीक है, तो D है तो AD की माप होगी। चलिए बहुत बढ़िया, AD की माप, यानी कि ये आपका A से D मिला दे रहा है और AD भुजा की लंबाई पूछा जा रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम जब मध्य बिंदु है D, तो फिर इन दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक है, यानी कि चूंकि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु, ठीक है, दो बिंदुओं का मध्य, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, अगर हम निर्देशांक लिखें, क्या निर्देशांक अगर हम लिख रहे हैं तो क्या होता है आपका एक्स वाई बराबर, यानी कि x1 प्लस x2 अपान 2 होता है, फिर y1 प्लस y2 अपान 2 होता है। ये फार्मूला होता है। अब इसको हम क्या मान ले रहे हैं, x1, ये y1, ये आपका x2 और ये क्या हो जाएगा y2। मान को रखिए, यहाँ से आप मान रख रहे हैं तो x1 का मान 5 और -3, यानी कि 5 प्लस -3 और इसका बटे क्या होगा 2। चलिए y1 का मान कितना है 7 प्लस 3 और इसका बटे क्या होगा 2। देखिए ये 5 और प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो 5 - 3 बटे 2 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 बटे 2 हो जाएगा, यानी ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 और बटे 2 हो जाएगा, और 10 यानी कि 5, इसको घटाएंगे तो 1 और आ जाएगा 5, 1 5 आ गया ना, यानी इस D बिंदु का निर्देशांक देखा जाए तो कितना हमने निकाल दिया 1 5, 1 और 5। और हमसे पूछा जा रहा है AD, क्या AD पूछा जा रहा है ना। चलिए हम अगर AD निकालते हैं, क्या करते हैं AD अगर निकालते हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ना, यही ना होगा। अगर हम चूंकि AD निकालें, क्या AD, तो हमारा फार्मूला कहता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा x1 और ये y1, इसको हम मान लेंगे x2 और ये y2, मान को रख दीजिए। यहाँ हम इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को अब निकालेंगे। मान लिया है x1 का मतलब कि 7, तो रूट में है 7 माइनस x2 की बात करें तो 1, इसका स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस y2 की बात करें तो ये भी 5 है, इसका स्क्वायर। देखिए 7 में से 1 जाएगा तो 6 का स्क्वायर 36, और ये 5 में से 5 ये 0, इसको छोड़ दीजिए, यानी कि आपका 36 बचा। 36 का वर्गमूल निकालेंगे क्या, तो आपका 6 आ जाएगा। यानी इसके बीच की जो दूरी का देखा जाए, क्या 6 मात्रा का आ रहा है, कितना 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, जिसके अनुसार आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो आपका क्या थीटा का मान, तो थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। हम पहले ही पूछ रहे हैं, बोले हैं कि आप सभी लोग हर एक त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, तो 6 का आप सभी कोणों का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि याद रखना है। याद नहीं रहेगा तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे, जिसके अनुसार आपका एक एक नंबर घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा, जिसके अनुसार याद आपको करना होगा। क्योंकि अगर हम बात करें क्या सेक 60 अंश का जो मान होता है क्या होता है 2 होता है, काश अगर निकालेंगे तो काश 60 अंश का तो 1/2, उसका उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, जिसके अनुसार आपका कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
थोड़ा सा देखा जाए तो डबल हो गया है प्रिंट इस पे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है, इसका मान पूछा जा रहा है। चलिए देखिए जाए, ये सर्व समीकरण थर्ड के अनुसार, क्या सर्व समीकरण थर्ड के अनुसार, तो सर्व समीकरण थर्ड क्या कहता है कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस काट को उधर लेकर जाइए, काट को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। देखिए इतना का मान क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी इसके जगह पे आप 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, अगर सर्व समीकरण, अगर हम क्या करें सर्व समीकरण, अगर फर्स्ट की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 होता है। और यहाँ से आपका मान क्या निकालना है, 1 माइनस कास, क्या कास स्क्वायर का ना, तो 1 माइनस कास स्क्वायर, यानी कि कास को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 है, और कास ये प्लस है, उधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि कास स्क्वायर थीटा, यानी इसका मान क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें गुणा करेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा। चलिए तो 1 में क्या करेंगे गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है, यानी इसका जो वैल्यू होगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आपका देखा जाए तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी है, ठीक है, क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर होना चाहिए, तो उसके क्या आधार त्रिज्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन हमें समझना है, क्या क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम समझेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्या ये एक आप लंब वृत्तीय बेलन है, क्या आपका लंब वृत्तीय बेलन है, और इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी ये वाला पार्ट का आपका क्षेत्रफल दिया है 9 पाई, ठीक है, क्षेत्रफल दिया है। और हम बात करें कि लंब वृत्तीय बेलन का 2 होता है सिरा और एक सिरा, यानी कि आधार वाला सिरा का ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, और आधार का अगर क्षेत्रफल बात करें, क्या बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल तो आपका दिया है 9 पाई, ठीक है, और इसका अगर आधार क्षेत्रफल की बात करें तो होता है पाई आर स्क्वायर, और बेलन की त्रिज्या को हम मान लेंगे कि क्या है स्मॉल आर त्रिज्या है। यहाँ से इसका क्षेत्रफल क्या दिया है 9 पाई, पाई से हम पाई को घटा देंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका देखा जाए तो आपका 9, और यहाँ से आर बराबर रूट में 9 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी इसकी जो त्रिज्या होगी, क्या बेलन के आधार की जो त्रिज्या होगी वह आर बराबर कितना होगा 3 सेंटीमीटर, क्या होगा 3 सेंटीमीटर, जिसके अनुसार आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्या फर्स्ट ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 16 नंबर, कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे वर्ग कह रहा है, चलिए हम पहले एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है, हम एक वर्ग बना ले रहे हैं, और इस वर्ग में देखा जाए कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त के अंतर्गत, पहले हमको वृत्त बनाना है क्योंकि ये वृत्त के अंतर्गत है, ठीक है, ये हो गया वृत्त, और इस वृत्त के अंतर्गत हमें खींचना है वर्ग, क्या खींचना है वर्ग खींचना है। चलिए वर्ग हमें खींचना है तो हम एक वर्ग क्या करेंगे खींच लेंगे, हम एक वर्ग खींच ले रहे हैं। चलिए एक अगर हम वर्ग खींच रहे हैं, क्या इसके अंदर एक हम अगर
चलिए देखिए, अब क्वेश्चन को समझिए, हमने खींच लिया, जैसा क्वेश्चन कर रहा था वैसे हमने बना दिया। करें 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत, यानी अगर हम इस क्या देखें, वृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करें तो वृत्त की त्रिज्या आपका देखा जाए तो कितना है, तो 4 सेंटीमीटर। क्या है आपका वृत्त की त्रिज्या, क्या है 4 सेंटीमीटर, यानी कि समझ लीजिए कि ये वृत्त का क्या है, केंद्र है, यानी केंद्र से परिधि के बीच की दूरी आपका त्रिज्या, और इस त्रिज्या की जो माप है कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो फिर इधर भी आपका कितना होगा, त्रिज्या, ये भी तो आपका 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि आपका देखा जाए यह वृत्त का जो व्यास होगा, चूंकि वृत्त का व्यास आपका यानी कि डी डायमीटर, यानी कि आपका क्या डी जो है आपका 8 सेंटीमीटर, डी का जो मान है कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, यहां से आप देखिए ये भी त्रिज्या और यह पूरा क्या होगा, वृत्त का व्यास होगा, जिसे हम वर्ग का विकर्ण भी कह सकते हैं, ये विकर्ण भी कह सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा 4 सेंटीमीटर। यह वृत्त का त्रिज्या वाला एक क्या है, वृत्त है, और इसके अंतर्गत हम एक क्या खींच रहे हैं, वर्ग, और इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। क्योंकि हम इस वर्ग और इस अगर देखें कि वृत्त में क्या संबंध है, तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ग का विकर्ण, क्या वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a√2। ठीक, ए क्या है, इस वर्ग की भुजा है, ए आपकी वर्ग की भुजा है, बहुत बढ़िया, ए वर्ग की भुजा है। और वर्ग का विकर्ण की बात करें तो आपका वर्ग का विकर्ण आपका ये क्या है, आपका इसको कह सकते हैं कि डी है, यही ना, वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होगा, वृत्त के व्यास के बराबर, यानी कि इस यह देखा जाए इसका माप जो होगा 8 होगा, यह किसके होगा, a√2 के। ए क्या है, वर्ग की भुजा है, क्या है आपका वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, बहुत बढ़िया। तो हम वर्ग की भुजा का पहले माप निकालते हैं, यहां से ए का मान, यानी ए का मान निकालेंगे तो 8 और रूट में 2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता है ए का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का माप तो हम निकाल चुके हैं, यानी कि भुजा का माप देखें तो 8/√2 और इसका हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर 64 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से इसको घटाएंगे तो आपका 32, यानी जो वर्ग का आपका क्षेत्रफल आ रहा है 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंतर्गत जो हमारा आ रहा है वर्ग, उसका क्षेत्रफल जो होगा वह 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा 32 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम पहले यहाँ से वर्ग का विकर्ण निकाले हैं, वर्ग का विकर्ण देखें तो वर्ग का विकर्ण हमारा ये होता है, और इसमें हमारा वर्ग का विकर्ण का मतलब कि ये वृत्त के व्यास के बराबर होता है, और उसका मान हम ज्ञात कर चुके हैं। यहाँ से हम भुजा यानी कि वर्ग की भुजा एक की माप निकाल दिए हैं। जब वर्ग की भुजा हमें पता चल जाएगी तो वर्ग का भुजा का स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल होता है वर्ग का, तो फिर हम ए का क्षेत्रफल यानी कि ये वर्ग का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, कितना होगा आपका 32 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है देखा जाए तो सांख्यिकी से। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा, यानी ये आपका सारणी दिया हुआ है और इस सारणी से हमें माध्य यानी कि समांतर माध्य पूछा जा रहा है हमसे। क्योंकि देखा जाए वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल जब दिया हुआ है तो हम इसके लिए एक कॉलम बनाते हैं जिससे आपको थोड़ा और अच्छा समझ में आ जाएगा। कॉलम क्या क्या दिया हुआ है, तो आपका दिया हुआ है क्या, वर्ग अंतराल, ठीक है, उसके बाद से वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल हम लिख लेंगे, ठीक है, और ये हमको दिया है बारम्बारता। तो वर्ग अंतराल कहाँ है, 3 से 5, 3 से 5, 5 से 7,
7 से 9 और 9 से 11 वर्ग अंतराल है। बारंबारता क्या है? 4 है, 2, 1, 3। चलिए सबसे पहले इसका हम मध्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मध्यमान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मध्यमान। हमने भी गलती बना दिया, ऐसे नहीं चार्ट बनेगा, हमको बनाना होगा इस प्रकार से। ठीक है, ये होगा वर्ग अंतराल, और उसके बाद से ये बारंबारता, उसके बाद से ये निकालेंगे हम मध्यमान। मध्यमान। अब चलिए, अब यही एक्स्ट्रा पॉइंट हम इसमें जोड़ रहे हैं, तो पहले वर्ग अंतराल को लिख लेते हैं, तब आपको बताएंगे ताकि आप अच्छे से समझेंगे। चलिए, वर्ग अंतराल आपका 3 से 5 है, 5 से 7 है, 7 से 9 है, 9 से 11 है। वर्ग अगर बारंबारता की बात करें, 4, 2, 1, 3, 2, 1, 3। हम अभी क्वेश्चन में कुछ बदलाव नहीं किए हैं। अब इस क्वेश्चन में हम वर्ग अंतराल जो दिया हुआ है इसका मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान में क्या किया जाता है? निम्न वर्ग अंतराल उच्च वर्ग अंतराल को जोड़ करके बटा 2, यानी कि 2 से भाग कर दिया जाता है। तो 3, 5, 8, 8 में अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इसका मध्यमान क्या निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। फिर 7, 5, 12, 12 का आधा करेंगे तो आपका 6, और इसका हम देखें तो अंतर कितना है? 2 का, यानी कि 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। ठीक है, यानी कि ये जब ये वर्ग अंतराल आपका समान रहता है, अंतर अगर हर सब में बराबर रहता है, तो इस प्रकार से करते हैं, वो भी क्रमागत होना चाहिए, तब की टाइप में इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं मध्यमान। मध्यमान निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे क्या? सिग्मा fx निकालेंगे। क्या? fx। क्या निकालेंगे? f इंटू एक्स, यानी कि ये आपका मध्यमान क्या है? x है, और ये बारंबारता का मतलब कि आपका f है। इन दोनों का आपस में गुणा, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, और 2 का 6 में गुणा करेंगे तो आपका 6 दूना के 12, 8 का 1 में गुणा करेंगे तो 8, 10 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 30। अब देखिए अगला प्रोसेस क्या है, हम यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, तो समांतर माध्य बराबर कहता है कि सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ, ये होता है हमारा फॉर्मूला, सिग्मा एफ बटे में होता है। चलिए यहां से हम पहले सिग्मा एफ निकालते हैं। सिग्मा एफ यानी कि सभी बारंबारताओं का योग, 4, 2, 6, 6, 1, 7, 3, 10, 10 हो जाएगा। और सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, सिग्मा एफ इंटू एक्स, यानी कि क्या? मध्यमान और बारंबारता का गुणनफल का योग। 12 में हम 16 जोड़ देंगे, यानी कि 30, और यहाँ से देखा जाए तो 10, 40, 40, 10, 50, 60, 6, 66, यानी ये 66 हो जाएगा योग करेंगे तो। मान रखिए सिग्मा एफ एक्स का मान 66 और सिग्मा एफ का मान 10, भाग देंगे तो आपका 6.6 आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। अगला है 18 नंबर। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अगर कोई पासा है, पासा आप जानते ही होंगे, पासा मतलब कि आपका देखा जाए तो लूडो छक्का का गोटी जो होता है। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन देखा जाए तो रिपीटेड क्वेश्चन है। आपका देखा जाए जैसे सिक्का से और पासा से क्वेश्चन आपका बोर्ड पेपर बहुत ज्यादा पूछता है, तो जितने भी विद्यार्थी का बोर्ड पेपर 26 में है तो उन सभी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। चलिए पासे की बात करें, क्या अभाज्य संख्या ना, तो आपका संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या पहले पासे में अंकित क्या है? चलिए पासे में अंकित देखा जाए संख्या, अंकित संख्या, अंकित अंक भी कह सकते हैं। संख्या क्या क्या होती है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है ना। अब देखा जाए अभाज्य संख्या ना, तो अभाज्य संख्या क्या होगा? क्योंकि इसमें हमारा क्या क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या क्या है? तो
तो अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो 1, 3 और उसके बाद से 5 है ना, 3 है ना अभाज्य संख्या। चलिए अब यहाँ से देखें तो हमें प्रायिकता हमसे पूछ रहा है, तो प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है? अगर हम बात करें प्रायिकता की, क्या प्रायिकता, तो हमारा प्रायिकता PE इक्वल टू कहता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल सभी संभव, क्या, या कुल लिख सकते हैं यहाँ सभी की जगह पे, सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। चलिए या अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो अभाज्य संख्या में हमारा देखा जाए तो 1 आएगा, नहीं तो 3 आएगा, नहीं तो 5 आएगा, यानी कि अनुकूल कितना हो रहा है 3, और टोटल हमारा संभव क्या हो सकता है, सभी संभव हमारा 6 होगा, यानी इनकी संख्या 3 का में 3, 3 दूना के 6, यानी 1/2। इसकी अगर हम प्रायिकता निकाल रहे हैं कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। चलिए आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। यदि किसी आवृत्ति विवरण का माध्य कितना दिया है 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 बोर्ड के लिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन देखा जाए तो हर बार हर किसी न किसी सेट में आपसे मिलेगा, यानी कि हो सकता है कि आपको ही यह क्वेश्चन देखने को मिले, आपके ही सेट में आ जाए। तो इन सब क्वेश्चनों को विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि हम अगर बहुलक की बात करें तो बहुलक ना बात करके देखें पहले दिया है क्या क्या। माध्य दिया है, क्या दिया है, माध्य 20.5, उसके बाद से आपका दिया है माध्यिका, क्या दिया हुआ है, माध्यिका कितना दिया हुआ है आपका 21 दिया हुआ है। चलिए क्योंकि हमसे पूछ रहा है बहुलक, क्या हमसे तो पूछा जा रहा है बहुलक, तो हम बहुलक, क्योंकि हम अगर बहुलक की बात करें, क्या बहुलक की, क्या अगर हम बहुलक की बात करें तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, क्या होता है 2 गुणे माध्य होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। चलिए यहां से हम अगर निकाले 3 और माध्यिका की बात करें तो आपका 31 दिया हुआ है माइनस 2, और माध्य की बात करें तो 20.5 दिया हुआ है। यहां से 21 दिया 63 माइनस ये 20.5 से गुणा करेंगे 2 में, तो 20 गुना का 40 से 41 को घटाएंगे तो आपका 2 यानी 22 आ रहा है, क्या आ रहा है 22, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और हम बता दे रहे हैं हर एक सेट में 7 सेट होता है, 5 सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यह डिजिट ही चेंज हो सकता है, ध्यान दीजिए, यह डिजिट आपका चेंज हो सकता है लेकिन ये क्वेश्चन चेंज नहीं होगा आपका, यानी कि 5 सेट में देखने को मिलेगा। इसलिए आपके बोर्ड पेपर के लिए सभी जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपके बोर्ड पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसे ही आप 10 दिन लगातार सेट हमारे साथ मार लेते हैं, यानी कि 10 सेट आपका तैयार है, तो समझिए कि आपका 90% मैथ का आपका पेपर तैयार कर चुके हैं। और ऐसे रिवीजन करते चलेंगे, रिवीजन बाय रिवीजन करते चले जाएंगे तो आपका 100% हो जाएगा, यानी कि 100 अंक आपका प्राप्त कर लेंगे। चलिए आपका देखा जाए तो 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होता है, 20वां क्वेश्चन आपका ये लास्ट, यानी कि करा कि 20वां नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यह अभी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये प्रायिकता का मान देखा जाए तो 0 से लेकर के 1 तक होता है, यानी कि 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा देखा जाए तो 1 तक, यानी 1 से बड़ा कोई संख्या प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। यानी कि हम अगर कहें कि प्रायिकता का जो मान होता है, क्या प्रायिकता PE का जो मान होता है वह आपका 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है, क्या 1 तक हो सकता है, यानी कि प्रायिकता का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और बड़ा यानी कि आपका 1 तक हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक आपका प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। देखा जाए पहला क्वेश्चन तो 4 में 3 से भाग करेंगे तो 1, और ये 1 से अधिक हो जा रहा है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन देखा जाए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही आपका नहीं होगा, क्योंकि इसका जो मान आ रहा है 1 से अधिक आ रहा है, 1 दशमलव कुछ आएगा। जैसा कि हम 4 में अगर 3 से भाग करें तो आपका क्या हो जाएगा, एक बार ये 1 और फिर आपका
क्या हो जाएगा 0.03339, यानी कि 1.33 करके आ रहा है, जो कि यह मान नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, जरूर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, यानी कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, साइंस हो, मैथ हो और भी बाकी सब्जेक्ट में, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। मॉडल पेपर आपका हर एक सेट का बनाया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का बनाया जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप बताइएगा, ठीक है। ये आप सभी के लिए किया जा रहा है कि ताकि आपका बोर्ड पेपर में हम लोग जितना अधिक से अधिक हो सके हेल्प करें, ताकि आप बोर्ड पेपर में अच्छे से मार्क ग्रहण करें, यानी कि 100% रिजल्ट आपका बने। और आपका भी साथ जरूरी है, क्योंकि आप जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपका यहाँ से केवल हेल्प किया जा सकता है, आपका डायरेक्शन बताया जा रहा है, आपको भी करना है। घर पे सेट मारिए, जितना क्वेश्चन हो सकता है हल कीजिए। नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को आप पूछिए, ठीक है। तो आज का इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।